Yeah. So what you are doing, listen up properly, because we need to change whatever solutions are there. तो एक जो भी इसका केस में आएगा तो ध्यान से सुन लेना. इट्स अ लैप्स ऑन माई पार्ट. सो मेरा पार्ट का है तो आप बराबर सुन लो, पर आपका कुछ नुकसान ना हो. तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू. वेरी ऑब्वियस, नो इश्यूज. सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू सेम है, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा किधर चला जाएगा? P&L में चला जाएगा. दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड यहां पर भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू, तो ऑब्वियसली यू आर सेलिंग एट अ प्राइस विच इज मच मोर देन द फेयर वैल्यू. सो देयर इज अ सस्पिशन फैक्टर कि भाई कुछ तो आप अननेसेसरी कॉम्पेंसेट करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंट और समथिंग लाइक दैट. तो वहां पर हम पता लगा रहे कितना अनयूजुअल गेन है, कितना यूजुअल गेन है. जो नॉर्मल गेन है वो P&L में डाल दिया, अनयूजुअल गेन है वो डेफर करके अमोर्टाइज कर दिया. में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यहां पर है बिकॉज नॉर्मली जब भी चेंज होता है तो इट इज ऑलवेज बोथ वेज, बट नहीं किया है लोग ने. दे आर सेइंग इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, मतलब यू आर सेलिंग एट अ प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू, दे आर सेइंग देन ट्रीट इट एज नॉर्मल गेन और लॉस. मतलब उसमें अनयूजुअल गेन और लॉस लाने का जरूरत नहीं है. मतलब ट्रीट इट एज नॉर्मल गेन और लॉस, वो ही परिवर्तन करना है आपको. हम एक बार फिर से क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे सो दैट वी आर क्लियर ऑफ इट. ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए नॉर्मल गेन स्लैश लॉस. नॉर्मल गेन स्लैश लॉस, उसके नीचे लिख दो क्या लिखा था? नॉर्मल गेन स्लैश लॉस इज ट्रांसफर टू P&L. बराबर है. उसके नीचे जो लिखा है अनयूजुअल उसको कट कर दो. नो अनयूजुअल प्रॉफिट और लॉस टू बी कैलकुलेटेड. नो अनयूजुअल प्रॉफिट और लॉस टू बी कैलकुलेटेड. या ऑपरेटिंग लीज. नो कोई भी. See, as far as financial reporting is concerned, that will depend on the standard which is applicable. The lease है तो उधर applicability है, but बाकी standards में इसके specific कुछ भी नहीं है. नहीं, AS10 में कुछ भी नहीं है. Yes, clear है? तो लिख दो वहां पर. लिख दिया आपने? क्या लिखा है एक बार रीड कर लो. नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस is transferred P&L account. No unusual profit or loss to be calculated. Straightforward thinking. Are you clear on it? Proper? अच्छा, अभी हम अपना एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कहां पर इसका असर आने वाला है, so that you are very very clear and no errors. Because last year मैंने जब इसे कहा ना, I just made two things. One is ग्रेटर देन एंड देन द एवरीथिंग एल्स, ऐसा करके किया था. बट मॉड्यूल ने अभी 7-8 पे लाइन्स चेंज किया है उसने. आई थॉट विल ब्रेक इट इन 3 पार्ट्स, बट ओल्ड विल वर्क. क्लियर ऑन इट? तो इसलिए इसी के साथ चलेंगे हम. तो लेट अस चेक ईच क्वेश्चन. हमारा हर क्वेश्चन को हम रिव्यू कर लेंगे सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. आई डोंट वांट एनीथिंग लेफ्ट आउट देयर. तो मैं हर एक क्वेश्चन चेक करते जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना. क्वेश्चन नंबर 1 है सेलिंग प्राइस 50 लाख है एंड WDV है 40 लाख एंड आपका फेयर वैल्यू है 50 लाख. बराबर ना? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू. तो अपना केस नंबर 1 में ही है. तो जो भी है क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. तो हमने कैलकुलेट किया रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट. So normal profit is equal to your selling price minus WDV, which is 50 minus 40 is equal to 10 lakhs. This will be immediately transferred to P&L. ये क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ लो, शर्माओ मत, मैंने बहुत बार बोला आपको. क्लियर है इधर तक? चलो नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन बी में चले जाते हैं. फेयर वैल्यू हो गया 60 lakhs, मतलब बाकी सब सेम है. फेयर वैल्यू 60 lakhs है. अब बाकी सब सेम है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, WDV सेम है. तो ऑब्वियसली अब ये केस में क्या हो गया, फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द, in short your selling price is less than the fair value. Any shak? No shak. No shak. Case 2. No shak. Case 2. No suspicion. तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो कौन सा टाइप ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो गया, तो नॉर्मल. सो विल से नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड दैट इज इक्वल टू 50 lakh minus 40 lakh which is equal to 10 lakhs. Immediately transfer to pre-NL. ये क्लियर है इधर तक? नो अनयूजुअल गेन, ये आपका केस 2 में है. ये आपका केस 2 में है. एग्री? एग्री? मैं रुका हूं. प्रॉपर. नेक्स्ट केस 3 में चले जाते हैं. केस 3 में चले जाते हैं, इसको रब कर दूं. हाँ, केस 3 में चले जाते हैं. व्हाट इज द डेटा गिवन हियर? दे आर सेइंग फेयर वैल्यू इज 45 lakhs. फेयर वैल्यू 45 lakhs. सेलिंग प्राइस 38 lakhs. मतलब माई सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, मतलब केस 2. तो केस 2 है. केस 2 है मतलब नो अनयूजुअल प्रॉफिट और लॉस. तो अपने को क्या है, नॉर्मल लॉस. कितना नॉर्मल लॉस है, 38 minus 40, 2 lakhs का नॉर्मल लॉस है. इमीडिएटली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. इमीडिएटली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. डन? क्लियर till here? Proper? Fine. Next. Finish till here? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर डी. सब क्वेश्चन डी. तो सब क्वेश्चन डी देख लो. सब क्वेश्चन डी में बोला है फेयर वैल्यू है 40 lakhs, सेलिंग प्राइस है 50 lakhs. तो वापस क्या केस है यहां पर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू. क्या कौन सा केस आ गया, केस 3, मतलब अनयूजुअल प्रॉफिट और लॉस आ गया ना. हाँ, तो अनयूजुअल प्रॉफिट. अनयूजुअल प्रॉफिट कितना है, अनयूजुअल प्रॉफिट 50 minus 40, 10 lakhs. क्या करेंगे, डेफर एंड amortize over lease term. डेफर एंड amortize over lease term. अच्छा, फिर क्या, नॉर्मल प्रॉफिट भी है. नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, क्योंकि अभी तो ये क्या कंपेयर होगा, व्हाट विल गेट कंपेयर्ड, फेयर वैल्यू एंड WDV. तो 40 minus 40, 0, नो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. एग्री? हेलो? नेक्स्ट आगे बढ़ू. चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर ई. सब क्वेश्चन ई में चले जाते हैं. क्या बोला है सब क्वेश्चन ई में, देखो फेयर वैल्यू इज 46 lakhs, सेलिंग प्राइस इज 50 lakhs, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू. तो क्या हो जाएगा, केस 3. केस 3 हो गया अनयूजुअल प्रॉफिट. अनयूजुअल प्रॉफिट हो गया. कितना अनयूजुअल प्रॉफिट है, 50 minus 46, 4 lakhs. क्या करना है, डेफर एंड amortize ओवर लीज टर्म. अच्छा, फिर नॉर्मल है क्या, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट है मेरे पास. कितना नॉर्मल प्रॉफिट है, 46 minus 40, 6 lakh. इमीडिएटली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. एग्री विद दिस? हेलो? ये सब केस में चेंज नहीं रहना चाहिए. आगे नेक्स्ट द लास्ट केस, केस नंबर एफ. फिर अब कर दू केस एफ. व्हाट इज केस एफ सेइंग, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 35 lakhs. फेयर वैल्यू 35 lakhs एंड सेलिंग प्राइस इज 39 lakhs. वापस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू. केस 3.
केस 3 क्या हो जाएगा बोलो? अनयूजुअल प्रॉफिट. कितना अनयूजुअल प्रॉफिट है? 39 माइनस 34, 4 lakhs. क्या करेंगे? डेफर एंड amortize टू P&L. अच्छा, फिर नॉर्मल लॉस, क्योंकि मेरा WDV ज्यादा है तो कितना नॉर्मल लॉस है? 40 माइनस 39, सॉरी 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 कितना हो गया? 5 lakhs. क्या करेंगे 5 lakhs को? इमीडिएटली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ये किया है साहब? हाँ ना? कंफ्यूजन हो गया? क्लियर? प्रॉपर? किसी को डाउट? क्लैरिटी? हाँ बोलिए. हाँ सुनिए, जरा डाउट है. एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट बनाते वक्त फेयर वैल्यू 40 lakhs था, सेलिंग प्राइस 40 lakhs है. नहीं देखो, डील क्या प्राइस पे हुआ? 40 पे. और जब भी डील हुआ तभी फेयर वैल्यू 40 था. तो दैट्स इट, केस 1. बाद में आपने एग्रीमेंट किया, एग्जीक्यूशन में डिले हो गया, एक आध महीना आगे पीछे, पेमेंट टर्म, ड्यू डिलीजेंस जो भी हुआ, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. जो टर्म्स एग्रीमेंट में लिख दिया है दैट्स फाइनल. और बोलिए, डन टिलिया? बोलो, एनी डाउट? क्लैरिटी? आगे बढ़े? हेलो? चलो फाइन. तो दैट फिनिशेस दैट. आगे बढ़ते हम, लास्ट पार्ट लिख लेते हैं. दैट विल एंड द स्टोरी ऑफ AS 19. एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 19. ये वर्ड पढ़ते याद आना चाहिए. मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्ले, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट, कॉपीराइट. AS 19 कवर नहीं कर रहा है. कौन कवर कर रहा है? AS? कौन है AS 26? ठीक है. देन लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ AS 19. आर यू क्लियर? इन दिस पार्ट कैसा लिखा था? एप्लीकेबल टू ऑल द लीजेस अदर देन. तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, प्लस क्या नहीं है? लैंड. प्लस क्या नहीं है? लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ये तो हर जगह पे रहता है. कौन सा है वो? एक्सप्लोरेटरी एंड इवैल्यूएटरी एसेट्स. वो 10 में भी नहीं था, 26 में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है. मैंने बोला उसका सेपरेट. It works only on the Ind AS part. AS है ही नहीं. इंडिया में there is nothing based on exploratory and evaluatory. Everybody follows the Ind AS there. Clear on it? तो ये तीनों नहीं है, तो इसको छोड़ के every other lease is covered. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? They'll ask directly like this only. AS 19 is applicable to all except कौन सा वाला? तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ना है. ए लैंड कैसे कवर होगा? AS 10 के हिसाब से कवर होगा कि किसके हिसाब से कवर होगा? लैंड में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि लैंड जो है उसके यूजेस मल्टीपल हो जाते हैं. लाइक वाई मल्टीपल हो जाते हैं? इवन गवर्नमेंट के जो लैंड्स हैं उसमें, जैसा मैंने एक बार, आई डोंट नो आपका बैच में बोला कि नहीं, मुलुंड में देयर इज अ गोवर्धन नगर. मुलुंड में गोवर्धन नगर करके है जो गवर्नमेंट ने लीज पे दिया है 99 ईयर्स. और वो गवर्नमेंट ने लीज पे दिया और लास्ट 7-8 साल पहले लीज खत्म हो गया. तो उनको नोटिस आ गए गवर्नमेंट से कि भाई खाली करो. अब उसमें बहुत लोग तो 7-8 साल पहले ही घर लिया था, बिकॉज नोबडी सीज डॉक्यूमेंट्स. सबको घर चाहिए रहता है बस. कौन सा एग्रीमेंट साइन किधर करना है वो बोलो. नोबडी रीड्स एग्रीमेंट. नो. तो उनको बाद में मालूम पड़ा लीज का लैंड है. देन दे वेंट इनटू लिटिगेशंस, बिकॉज आई थिंक मोर देन 2,000-3,000 people reside in that whole colony of Govardhan Nagar. Then गवर्नमेंट के साथ पेटिशन किया, MLA, MP, पॉलिटिक्स, वो सब करके वो लोग ने फिर से एक्सटेंड करवाया.
फॉर अनदर 99 ईयर्स। बराबर। वैसे ही ये जो योगी हिल्स करके एक एरिया है, उसमें वो फॉरेस्ट लैंड पे है, तो दैट इज गवर्न्ड बाय द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया। जब बिल्डिंग बना रहा था तभी किसी ने बोला नहीं, अब बिल्डिंग बन के लोग रहते हैं, अनदर 5 आई थिंक 2000 पीपल मस्ट बी स्टेइंग इन दैट लोकेलिटी, बोला अभी फॉरेस्ट लैंड है हमको खाली करके दो, वापस नहीं हुआ। तो लैंड में ना बहुत सारा वैरायटीज हो गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरेस्ट लैंड, गवर्नमेंट लैंड, कलेक्टर्स लैंड, ऐसा वैरायटीज है। तो इसलिए specific AS19 is not applicable there. It will depend upon what purpose it is used. More of purpose based hoga. So not even covered by lease. मतलब as far as lease is concerned, it is not covered under AS10. Since uses are multiple, अलग अलग हो सकते हैं। Because अभी जिसने गोवर्धन लैंड लिया था गवर्नमेंट से, उस तो डेवलपर का क्या बोलते हैं, there is an agreement called as developers agreement. वो गवर्नमेंट को बोला लैंड लेगा मैं डेवलप करके बेचेगा, गवर्नमेंट ने उसको डेवलपमेंट राइट्स दिया था, जगह का राइट्स नहीं दिया, डेवलपमेंट का राइट्स दिया था। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो वो बोलता है कि नहीं, लेट अस डू इट केस बाय केस। क्लियर है? चलो लिख लेते हैं हम पार्ट नंबर 9 10 हेडिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS19। Applicability of AS19. Write down. Underline next line. It applies to all leases. It applies to all leases other than. It applies to all leases other than. Write down. Subpoint A. Lease agreements for motion pictures, motion picture films, comma, video recordings, plays, manuscripts, patents, and copyrights. ब्रैकेट में लिख के रख दो पेंसिल से AS26, जो जो मालूम है वो तो लिख दो आप, रिवीजन हो जाएगा आपका। सब पॉइंट बी, लीज एग्रीमेंट्स टू यूज लैंड। सब पॉइंट बी, लीज एग्रीमेंट्स टू यूज लैंड। बराबर, पेंसिल से मंगवा तो लिख के रखो, ड्यू टू मल्टीपल यूजेस। लाइक अभी ये कालिदास का ग्राउंड है, वो ग्राउंड लीज पे दिया है, किसके लिए, किस किस को, कोई कोई शादी के लिए यूज करता है, कोई उधर क्रिकेट का ग्राउंड बना है, फुटबॉल का ग्राउंड बना है, तो यूज इज वेरी वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट सब पॉइंट सी, लीज एग्रीमेंट्स टू एक्सप्लोर, लीज एग्रीमेंट्स टू एक्सप्लोर फॉर or use of natural resources, or use of natural resources, bracket, oil, gas, mineral rights. पेंसिल से लिख रहा हूं अपना कॉमन वर्ड, कौन सा वर्ड, एक्सप्लोरेटरी एंड इवैल्यूएटरी, बिकॉज ये CA फाइनल इंडे 16 में भी सेम वर्ड्स आते हैं, एक्सप्लोरेटरी एंड इवैल्यूएटरी।
Done? Clear or no? Finished? Chalo, fine. The last part. Part number 10. Head on. Heading दे दो. हाँ बोलिए. लैंड लीजेस सब लैंड का लीज लंबे पीरियड के लिए नहीं है, सिर्फ डेवलपिंग राइट्स का लंबे पीरियड के लिए होता है, वो भी खास करके गवर्नमेंट के साथ होता है. बट खालिदास एंड ऑल इज फॉर 2 years, 1 year रिन्यूएबल. अभी किधर बिल्डिंग बना के देने का है तो बिल्डिंग बनाएगा, उसका कॉस्ट एंड बिल्डिंग का लाइफ 50 से 60 साल का रहता है. एवरेज लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज अराउंड, old building is around 40-50 years, new building is around 35 years. That's a government rule कि अभी जो नया बन रहा है उसका सब एवरेज 30-35 years लाइफ पकड़ा है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ता है. अब ये जो जुना बिल्डिंग है वो सब 40 साल 50 साल के बाद ऑडिट करेगा, बस होता है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी डिजाइंड वेरी डिफरेंटली. नॉट नेसेसरली, मेनी लैंड्स आर जैसा भी एजुकेशनल लैंड है, एवरी सिटी हैज अ earmark property which is for educational purpose. So any trust can buy that land from the government and build educational institution. Then the land belongs to the trust. Done? So heading दे दो. Part number 10 write down या 10 11 जो भी है लिख दो. Additional parameters comma suggestive in nature to check whether the lease is a financial lease. To check whether the lease is a finance lease. Underline the word suggestive in nature. ये नया पॉइंट डाला है इंस्टीट्यूट ने. इसके पहले हमने कौन सा पॉइंट लिखा था मालूम है? 5. उधर क्या लिखा है? डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. ये नया डाला है, ये सब कॉपी पेस्ट है इंडेज 116 का. जैसे मैंने बोला बहुत कुछ नीचे लेके आ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे, ये नया डाला है. ये सब सजेस्टिव वर्ड सब इंडेज ही यूज करते हैं, जहां पर दे फील अदर पर्सन इज वेरी हॉनेस्ट, दे विल नॉट डू एनी गड़बड़, सब लॉट ऑफ फेयरनेस इज गिवन. तो इसलिए क्या लिखा है? सजेस्टिव इन नेचर. बोले सजेशन है हमारा, बट मेन कौन सा यूज होगा? 5 पैरामीटर्स. क्लियर है? कौन सा 5 पैरामीटर्स है? ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, option to purchase at the end of lease term at a price substantially lower than the fair value at that time. Lease term covers major part of the economic life, 75% or more. Present value of MLP substantially covers the fair value of the asset at greater than or equal to 90%. Specialized nature. Clear hai? Specialized nature, very very important, can be used only by the lessee. Very very clear कि it becomes a finance lease. Now this is a case of suggestive, as I said. Additional points डाला है. Indirect meaning है, indirect meaning है, और जरा मतलब कुछ कुछ overlapping है, but just एक suggestion है. Just read it, only for reading. कुछ बायात करने का जरूरत नहीं, only reading. एमसीक्यू में आएगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि एमसीक्यू में आएगा तो हाँ यार ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, मैं बैठ के बायाट मत करना. सुन रहे? फिर में रन थ्रू कर रहा है, सो दैट एमसीक्यू करते वक्त आपको याद आएगा, हाँ दिस पॉइंट आई रिमेंबर. चलो रीड कर लेते हैं क्या लिखा है. एडिशनल इंडिकेटर्स फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज, स्लोली पढ़ो सर यू ग्रास्प द मीनिंग. इफ लेसी कैन कैंसल द लीज and the lesser's losses on cancellation, मतलब कैंसिल आप कर रहे हैं और बोलते तेरा जितना भी लॉस है
मैं भर के देगा, कभी भर के देगा। क्यों ऐसा भर के देगा? क्योंकि पहले आपने ऐसा बोला रहेगा, अरे डर मत, मेरा ही है ऐसे, तू क्यों टेंशन ले रहा है। यू वुड हैव सेड नहीं नहीं मैं खरीद लूंगा, या एंड में मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर मे बी कंडीशन चेंज्ड, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गया, तो आपसे नहीं हुआ, आप बोलते कैंसिल करना है। वो बोलते अरे तूने क्या क्या प्रॉमिस किया था, क्या कर रहा है तू? बोलते ठीक है अभी तक का लॉस मैं देता हूं। इनडायरेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्या लिखा है? लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट विच इज सब्सटैंशियली लोअर देन द, मतलब दिस इज वो वाला केस हो गया, एंड हो गया, मेजर इकोनॉमिक पार्ट खत्म भी हो गया, जो बाकी बचा है 25%, वो लेसी बोल रहा है अभी क्या है इसमें, क्या है दे दे यार, बता रहे, लेकिन इसमें बोला ठीक है मार्केट में 10 रुपया तो 2 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। सुन रहे हैं क्या? या आपको लग रहा है आपने इतना कमा लिया है, क्या कर रहे हैं, ले लें। So it is indirect way of saying. When will you be ready to give? When you already got lot of things. नहीं समझा? Like तुम्हारा, I'm not directly comparing, but तुम्हारा सर्कल में somebody is ready to always help you. तो ऐसा कोई रहता है ना ग्रुप में, एक दिन 2 दिन तो रहता है ना ऐसा, तो यू ऑलवेज फील इंडेप्टेड, आपको लगता है अरे क्या यार कितना हेल्प करेगा। सुन रहे कि नहीं? अभी मालूम पड़ा एक आध दिन उसको कुछ शॉर्ट हो गया, 100 रुपया, ऑटो में नहीं जाना है, जो भी हो गया, तो यू से 100 रुपया दे दिया आपने, बट समझे ना वो पर्सन जेन्युइनली भूल गया, विल यू आस्क? नो, नॉर्मली यू विल नॉट, आप आंसर नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं हाँ आप बोलेगा नहीं यार जानवर, आई एम सो इंडेप्टेड, क्या पूछने का है, छोड़ दे यार, इट्स ओके। मे बी नाउ यू आर नॉट, बिकॉज you're not in that thought process, maybe 20-30 when you grow to that levels and you learn from so many people in your life, आप अलग अलग लेवल से you get inspired, you learn, आपको लगता है थोड़े अब इनके लिए क्या बोलेगा, चलो। Getting my point? Hello? जैसा some people are there, they do their articleship and they learn so many things, उनको लास्ट का ऐसा एक आध महीना बॉस बोलता अरे कोई नहीं है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा आ जाना, तू फ्री बैठा है अभी, रिजल्ट के रुका, 1 महीना एक्स्ट्रा काम कर दे। अगर अपने में वो ग्रेटिट्यूड है बहुत, तो क्या करेंगे? बोला हाँ सर बोलो, मैं क्या करना है बोलो, आपने कर दिया काम कर दिया, हो गया, विल यू से पगार दो, नॉर्मल। हाँ से नहीं यार, अच्छा आई एम सो मच इंडेप्टेड टू यू, I've learned so many things. Okay. नहीं, that is why I said ये जो इन डेज वाले हैं वो मोर ऑफ क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन वैल्यूज को बहुत वैल्यू करते हैं, जो इसलिए वो थोड़ा कठिन होगा ये सब समझने में। मजाक लग रहा है नहीं, बिकॉज नहीं एक मिनट, बिकॉज अभी का क्या है, when somebody expresses human values then people feel he is a fool, how can you be so foolish, and घर में भी कभी कभी वो जो son daughter somebody is like that, then घर में भी people say तू कैसा वर्ल्ड में जिएगा, तू इतना इनोसेंट है, ऐसा नहीं रहने का, पागल, स्मार्ट बन, ऐसा थोड़ी देने का रहता है। तो घर वाला भी वो ह्यूमन वैल्यूज मेंटेन करने नहीं देता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा कठिन है, बट ठीक है। But normal, as I said, you will grow as a better individual. So maybe when you start doing that progression and you see the things you have learned from the next level of people whom you meet, and you are in that right company in your whole journey,
then you are so much indebted to them. Well, chalo, come on, no problem. I'll work free of cost. Free consultancy. You getting my point? That's the meaning. Next, gain or loss from fluctuation residual value accrue to the lessee. मतलब रेसिडुअल वैल्यू जो लास्ट का वैल्यू है उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हो गया वो किसके पास जा रहा है? लेसी. कब जाएगा लेसी के पास? व्हेन द एसेट बिलोंग्स टू हिम. कौन सा केस हो गया? फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट केस? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. वो केस में रेसिडुअल वैल्यू जो भी होगा वो किसके जेब में जाने वाला है? लेसी. तो ये सब इनडायरेक्ट कंडीशंस है. Got it? Hello? That's why Ind AS पढ़ना difficult हो जाता है, because it's subjective, it gives freedom to choose. AS is very clear, this or not this. Steps 1, 2, 3. Ind AS is a freedom based. It says like this, not possible, do it like this. We give you an option. Are you clear on it? Got the point? चलो नोट डाउन कर लो. राइट डाउन. सब पॉइंट वन देखो. इफ लेसी कैन कैंसल द लीज, and the lessor's loss on cancellation, lessor's loss on cancellation is borne by lessee. Next, sub point 2, lessee can continue the lease. Lessee can continue the lease for a secondary period. For a secondary period at a rent which is substantially lower, at a rent which is substantially lower than the market rent. Substantially lower than the market rent. Full stop. Third part. Gain or loss from fluctuations in residual value, accrue to the lessee. I hope you are clear. Done. Chalo. Accrue means it will be due to him. He will be responsible for it. He will get that or he will bear that. चलो सिर्फ MCQs बाकी है. MCQs में आ जाइए. You should be able to solve it on your own. I think 5 MCQs. 3 minutes time. 2 minutes time. We'll ask one by one. 2 मिनट स्टार्ट हो गए हैं. हाँ इधर भूमि को कुछ डाउट है भाई. Because you have to do conveyance of the land.
That is why it's called lease-owned land. It's called as a leasehold land. See, that's what I'm saying. It is written in the agreement, but nobody reads it. जो महाराष्ट्र ओनर्स फ्लैट ओनर्स सोसाइटी एक्ट करके उसके हिसाब से लैंड ट्रांसफर होना चाहिए, बट अगर लीज लैंड है तो ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. वैसे जरूरी नहीं है, बट फ्री होल्ड लैंड है तो ट्रांसफर करना जरूरी है. फ्री होल्ड मतलब आपके लिए. हो गया, रुकना है? नहीं. ओके, डन क्या? चलो यहां से शुरू करते हैं. कॉर्नर, हाँ उनका क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? हाँ, यस. सेल प्राइस 50, फेयर वैल्यू 50. Case 1, because it is a case of what? Lease back. Sale and lease back है, ऑपरेटिंग लीज है. एक किया कि नहीं? हाँ बोलिए. ऑप्शन बी, प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का, इमीडिएटली टू पीएनएल. इशराइन नहीं बर. हाँ, लेसर किसका बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट रहेगा? डेप्रिसिएशन भी कौन लेगा? लेसर. नेक्स्ट. It will be the useful life or lease term, whichever is lower. क्यों? जैसे अपना 75% वाला लेस वाला केस है, एसेट का लाइफ 10 साल का है, मेरे पास 8 साल का है, 8 साल का लीज है, तो मैं डेप्रिसिएशन कितना पीरियड में वसूल करेगा? 8 साल में, क्योंकि बाद में तो मेरे को एसेट देना है वापस. तो मैंने जितना पैसा लगाया उसका डेप्रिसिएशन आई स्प्रेड ओवर 8 years, नॉट 10 years. वो 10 साल मेरे पास एसेट है ही नहीं.
but it is a finance lease. Why it is a finance lease? 8 years out of 10, which is 80%. Example clear? Lease term. Lease term cannot exceed useful life. Absolutely. Useful life or lease term, whichever is less. सिर्फ यूजफुल लाइफ लिखेंगे तो मैं वही बोला, अब यूजफुल लाइफ 10 साल का है, आपके पास लीज 8 साल का है, तो आपका कौन सा लीज हो गया? फाइनेंस लीज. आपने मेरे से 10 लाख में लिया, तो आपके बुक में एसेट 10 लाख में खड़ा है, तो आप डेप्रिशिएट कितना साल में करोगे? तो क्या होगा? यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म, व्हाट यू पिक्ड, व्हिचएवर इज लोअर. लोअर क्यों लेना है? क्योंकि देन शी इज सेइंग देन वी शुड ऑलवेज टेक इट एज लीज टर्म, नॉट नेसेसरी लीज टर्म. व्हाई नॉट नेसेसरी लीज टर्म? मालूम पड़ा, समझो ना. लेट अस टेक द रिवर्स केस. मेरा लीज 10 साल का है, बराबर? 10 साल का लीज हो गया, बाद में मैं आगे जाके, अभी समझो ना, यूजफुल लाइफ भी 10 साल था. सुन लेना केयरफुली. अभी 10 साल का लीज टर्म है, यूजफुल लाइफ भी 10 साल है. तो मैंने बोला कि भाई 10 साल पे करते, अभी 7 साल हो गया, तो मैं रिव्यू कर रहा हूं. तो मैं रिव्यू कर रहा हूं तो मालूम पड़ा यूजफुल लाइफ 12 साल दिख रहा है. आई फाइंड 2 more years are additional, but I'll continue with lease term only because it will be lower of that. Correct? Let us take the reverse situation. कि अब मेरा लीज 10 साल का है, मैं रिव्यू कर रहा हूं, मेरे को लगा मेरा एसेट का लाइफ 10 साल नहीं चलेगा, 8 साल में उड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? 8 साल. I'll wipe off. लीज टर्म 10 है, बट मैंने रिव्यू किया मेरा एसेट का लाइफ कम हो गया बिकॉज ऑफ माई यूसेज. तो व्हाट इज द सेफर वन? लीज टर्म और यूजफुल, whichever is lower. So you have to bring a large perspective to your designing of provisions. We can't say that is exceptional, we should not, everything has to be covered. हाँ बोलिए. नहीं ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है, मेरा कमिटमेंट 10 साल का, 10 साल मेरे पास ही रहेगा. ये कौन सा टाइप ऑफ लीज है? फाइनेंस लीज है, वेयर सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू यू. आप ही उसका करता धरता है, और आपसे जितना पैसा लेने का उसने ले लिया, तो आप एसेट देने का कोई मतलब भी नहीं है. फाइनेंस लीज मतलब you have substantial risk and reward is transferred. If substantial risk and reward is transferred, then that payment which you are making is also huge. समझ में आ रहा है? सो पेमेंट भी जो करोगे वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट गिव द एसेट, भले इट इज नॉट जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू फॉर यू. When we are saying पूरा depreciate कर दूंगा मैं useful life, does it mean the asset has become zero? Asset is not working to that efficiency. Got my point? That is the meaning of it. चलो next. Question number 4. हाँ. देख लो, to classify the lease as operating lease, all 5 conditions should fail. नहीं तो हम फाइनेंस लीज पढ़ते हैं, then we say anyone नहीं, all 5 should fail. Got that? चलो next. Risk and reward test. Which word said it is risk and reward? फाइनेंस लीज में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? Substantially all the risk and reward incidental to ownership of the asset is transferred. कंट्रोल टेस्ट नहीं अलाउड है.
Is there something called control test? Yes. Don't say ऐसी word बना है, control test है. What is the meaning of control test? I have given the control of asset to you. You decide how to use the asset. मैंने आपको अपना गाड़ी ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया. वो गाड़ी को कहां पार्क करना है, उसको क्या बोलते हैं, नासिक लेके जाना है कि विद इन मुंबई चलाना है, विद इन मुलुंड चलाना है, वो आपका चॉइस है. कंट्रोल मैंने आपको दे दिया है. तो कंट्रोल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. क्या टेस्ट एप्लीकेबल होगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड. देयर टू डिफरेंट थिंग्स. आई मे ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड. I may not transfer risk and reward, but control has to be given. Without control सामने वाला वापरेगा कैसा? Without control सामने वाला यूज ही कैसा करेगा? हाँ, no don't say नहीं मैं बोलेगा स्मगलिंग नहीं करने का, तो मेरा कंट्रोल है. अरे स्मगलिंग नहीं करने का ये कोई क्या बोल रहे, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकता है. अरे स्मगलिंग नहीं करने का ये बहुत ऑब्वियस है. आप बोलेगा, मैंने इसलिए लास्ट टाइम बोला था, आप घर से आते हैं तो पेरेंट्स क्या बोल रहा है कि अंडरस्टूड है, ये क्लास जा रहा है और पढ़ाई करके वापस आएगा, या ऐसा क्लास आते आते बीच में गायब नहीं हो जाएगा. देन यू डोंट से काम बोला था पढ़ने का, बोला क्लास जा गया, बोला था क्या पढ़. दैट इज नॉट अलाउड यार. ठीक है, दोज आर नहीं, व्हाई आई एम सेइंग इन स्पेसिफिक इज दोज आर नॉट रिस्ट्रिक्शंस, दोज आर प्रोटेक्टिव क्लॉज. तो हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव. हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एसेट को मिस यूज से, मिस यूज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज मिस यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तुम वापरो, लीगल पर्पस के लिए वापरो. प्रोटेक्टिव इज डिफरेंट, कंट्रोलिंग इज डिफरेंट. कंट्रोल में ऑब्वियस ना, आई एम गिवन यू द फ्रीडम टू यूज, बट डजंट मीन यू विल यूज फॉर इलीगल पर्पस. Got it? That's a meaning. Clear है? और कुछ किसी का डाउट? Any questions? हाँ, उधर कुछ डाउट है? हाँ बोलो. ये बोल रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीज. ही इज सेइंग देन इट शुड बी बोथ कंट्रोल एंड रिस्क. नहीं, हमने कैसा डिफाइड किया है? If substantial risk and reward incidental to ownership is transferred, it is a finance lease. Not transferred, it is a operating lease. So that is a base, no? Control is getting transferred in both. वही तो मैं समझा रहा हूं कि ये गाड़ी ऑपरेटिंग लीज में लेके गया, मैं उसको कंट्रोल दे रहा हूं. ये गाड़ी फाइनेंस लीज में लेके गया, उसको भी मैं कंट्रोल दे रहा हूं. इतना है कि इस रिस्क एंड रिवॉर्ड इसका है, इसके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है. Got it? क्लैरिटी? इसलिए मैंने बोला जो डाउट है पूछ लो. इसमें कितना आप डेप्थ तक जा रहे हैं आपके ऊपर है. हो डन, क्लोज. चलो, सो दैट फिनिशेस दैट. एंड इसका होमवर्क क्वेश्चन जो भी है सॉर्ट कर लीजिए. देन कुछ डाउट रहेगा तो विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू हैव डाउट.